हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है मात्रा शित्यम अध्याय। यहाँ से स्वस्थ चतुष्क स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 to 4 इससे पहले जो हमने पढ़े उसमें हमने भैषज चतुष्क पढ़ा था, उसमें हमने औषध द्रव्यों के बारे में पढ़ा। अब चैप्टर 5 to 8 स्वस्थ चतुष्क स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आता है आहार और अग्निबल। आचार्य चरक कहते हैं आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, मतलब किस पर डिपेंड करती है, तो सिर्फ अग्नि बल पर डिपेंड करती है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि आहार की मात्रा अग्नि प्लस द्रव्य दोनों पर डिपेंड करती है। आचार्य वाग्भट कहते हैं आहार की मात्रा मतलब तुम्हें कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है वो किस पे डिपेंड करता है, अग्नि बल और द्रव्य पे। आचार्य चरक कहते हैं सिर्फ अग्नि पर डिपेंड करती है आहार की मात्रा। उसके बाद आहार मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाए, मतलब कौन सी चीज़ों को देखकर ये पता किया जाएगा कि जो हमने आहार मात्रा ली है वो सही है। तो दो चीज़ों को देखकर पता चलता है। पहली कि स्वाभाविक गतिविधि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, जो भी हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई डिसबैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। यथा समय पच जाए, ठीक टाइम पे खाना पच जाए, तो इसका मतलब आहार सही है। उसके बाद लघु और गुरु द्रव्य की मात्रा अपेक्षा। जो गुरु हैं, जो गुरु द्रव्य हैं मतलब जो भारी हैं, वो भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं, मतलब वो भी डिपेंड करते हैं मात्रा पे। मतलब जैसे तुमने अग्निबल से डिसाइड किया कि तुम्हें कितना खाना खाना है, तो वो लघु अलग होगा, गुरु की मात्रा अलग होगी। मतलब गुरु और लघु दोनों टाइप्स के द्रव्य डिपेंड करते हैं कि मात्रा कितनी है। अब इसमें जैसे कि लघु द्रव्य कौन से होते हैं, हिरण का मांस, लावा पक्षी का मांस, मूंग दाल, ये बेसिक चीज़ें हैं जो लघु होती हैं। और गुरु कौन सी होती हैं, दूध के बने पदार्थ, गन्ने का रस और आनुप जो पशु पक्षियाँ होते हैं उनके मांस या मांस रस, ये सब गुरु होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, जो लघु गुणयुक्त द्रव्य होते हैं या जो लघु द्रव्य होते हैं वो कौन से महाभूत प्रधान होते हैं, वायु और अग्नि। और गुरु गुणयुक्त जो द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत होते हैं। ठीक है। जो ऊपर के दोनों हैं मतलब वायु और अग्नि ऊपर हैं तो लघु होंगे, तो ये लघु द्रव्यों के महाभूत होंगे। और नीचे जल और पृथ्वी नीचे हैं तो भारी हैं, गुरु द्रव्यों के गुण होंगे या गुरु द्रव्यों के महाभूत होंगे। तो जो लघु द्रव्य होते हैं वो कौन से महाभूत प्रदान होते हैं, वायु और अग्नि। और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो कौन से महाभूत प्रदान होते हैं, जल और पृथ्वी। अब देखो, वायु और अग्नि, अगर कोई लघु द्रव्यों का सेवन कर रहा है तो वो वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है। मतलब जो अग्नि है, हमारी जठरा अग्नि है, उसको प्रदीप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि अग्नि महाभूत है, वायु महाभूत है, तो अग्नि को प्रदीप्त करेंगे। तो अगर कोई लघु द्रव्यों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहा है तो ज़्यादा दोष प्रकोपित नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दोष प्रकोपित नहीं होंगे, थोड़े से दोष प्रकोपित होंगे, कम दोष प्रकोपित होंगे। लेकिन अगर कोई जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान मतलब कि गुरु द्रव्यों का ज़्यादा सेवन कर रहा है तो दोष ज़्यादा प्रकोपित होंगे, क्योंकि ये तो अग्नि को भी बढ़ाएंगे नहीं, तो ज़्यादा आमरस की उत्पत्ति होगी, ज़्यादा दोष प्रकोपित होंगे। लेकिन लघु द्रव्यों से कम दोष प्रकोपित होंगे क्योंकि ये जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आहार मात्रा की द्रव्य अपेक्षता। जो आहार मात्रा है उसमें हमें कितना कितना खाना है, गुरु और लघु द्रव्यों को। ठीक है। अब इसमें आचार्य चरक कहते हैं कि जो गुरु द्रव्य हैं उनको हमें कितना खाना है, त्रिभाग सोहित्यम या अर्ध सोहित्यम। मतलब जितनी तुम्हें भूख है उसका 1/3 खाना है या हाफ खाना है। ठीक है। अगर कोई गुरु पदार्थों का सेवन कर रहे हो तो 1/3 खाना है या हाफ खाना है, त्रिभाग सोहित्यम या अर्धभाग सोहित्यम। ठीक है, 1/3 या हाफ। और लघु द्रव्यों का सेवन कर रहे हो तो ना अति सोहित्यम, मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है कि ढूस ढूस के खा लिया, ये तो हल्की है। जैसे मूंग दाल की खिचड़ी बनी है तो ये तो हल्की होती है तो दबा दबा के खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये उन्होंने बताया है कि गुरु द्रव्य हमें कितना
कितनी मात्रा में लेना है, त्रिभाग सोहित्यम 1/3 लेना है जितनी भूख है, या अर्धभाग सोहित्यम आधा लेना है। और जो लघु द्रव्य हैं उनको भी न अति सोहित्यम मतलब बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। अब यहाँ पर आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो गुरु द्रव्य हैं उनको हमें हाफ लेना है, ठीक है, अर्धभाग सोहित्यम। और जो लघु द्रव्य हैं उनको न अति तृप्तम मतलब ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, ज़्यादा तृप्ति नहीं करनी है। आचार्य चरक कह रहे हैं त्रिभाग अर्धभाग सोहित्यम मतलब 1/3 खा सकते हो या हाफ भी खा सकते हो, और लघु द्रव्यों को न अति सोहित्यम बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। आचार्य वाग्भट कह रहे हैं कि सिर्फ आधा खाना है, अर्धभाग सोहित्यम सिर्फ आधा खाना है, और लघु द्रव्यों को न अति तृप्तम मतलब बहुत ज़्यादा तृप्ति तक नहीं खाना है। अगर मात्रा के अनुसार आहार कोई करेगा तो उसको क्या क्या लाभ होंगे? बल, वर्ण, सुख और आयु, ये सब सम्यक संपन्न बना रहेगा। उसके बाद आता है गुरु आहार ग्रहण में निर्देश। अब इसमें आता है न जातु भुक्तवान। न जातु भुक्तवान मतलब कि भोजन करने के बाद इन चीज़ों को नहीं खाना है। न जातु भुक्तवान मतलब खाना खा लिया है उसके बाद इन चीज़ों को नहीं खाना है। अब इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आटे की पिट्ठी से बने पदार्थ, नया चावल और चूड़ा। इनको खाना खाने के बाद नहीं खाना है, 3 चीज़ों को, ठीक है। न जातु भुक्तवान मतलब खाना खाने के बाद 3 चीज़ें नहीं खानी है, आटे की पिट्ठी से बने पदार्थ, नया चावल और चूड़ा। नेक्स्ट आता है न अभ्यासेत। न अभ्यासेत मतलब कि इनको कंटिन्यू नहीं खाना है, मतलब अभ्यास मतलब होता है रेगुलर, तो इन चीज़ों को रेगुलर नहीं खाना है। कौन सी चीज़ों को रेगुलर नहीं खाना है? वल्लुर। वल्लुर मतलब होता है सूखे मांस, ठीक है। शुष्क शाक सूखी सब्जियां जो होती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है शालुक मतलब जो कमलकंद होता है, और कमल की जो नाल होती है, ठीक है, बिसानी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इन्हें न अभ्यासेत मतलब रेगुलर बेसिस पे लगातार नहीं खाना है। 4 चीज़ें लगातार नहीं खानी है, और 3 चीज़ें न जातु भुक्तवान मतलब खाना खाने के बाद नहीं खानी है। नेवो उपयोजित मतलब कभी नहीं खाना है। नेवो उपयोजित मतलब कभी नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? मांसम कृश मतलब जो दुबले पतले पशु पक्षियों का मांस होता है उन्हें कभी नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। अब जो हम मांस खाते हैं वो किस पर्पज़ से खाते हैं? कि वो ग्रहण करेगा। अब अगर हम जिस भी पशु का मांस होता है वो उसी के गुणयुक्त होता है। अगर दुबला पतला पशु पक्षी है तो उसका जो मांस होगा उससे ग्रहण का काम तो होगा ही नहीं, तो ऐसे पशु पक्षियों का मांस खाना ही नहीं है जो दुबले पतले होते हैं, तो उन्हें हमें कभी नहीं खाना है, नेवोपयोजित, ठीक है। उसके बाद आता है न शीलियत। न शीलियत मतलब भी सेम चीज़ होती है कि इन्हें हमें रेगुलर नहीं खाना है। इसमें क्या क्या आता है? देखो, कूर्चिक। कूर्चिक मतलब होता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध दही ये सारी चीज़ें। किलाट मतलब होता है छेना। सूअर का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द और जई, इनका लगातार सेवन नहीं करना है, न शीलियत। अब देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, न जातु भुक्तवान मतलब खाना खाने के बाद 3 चीज़ें हमें नहीं खानी है। आटे की पिट्ठी से बने पदार्थ, पिष्ट में जो पदार्थ होते हैं, नया चावल और चूड़ा, ये 3 चीज़ें न जातु भुक्तवान। नेक्स्ट आता है न अभ्यासेत, रेगुलर नहीं खाना है, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें। कौन सी 5 चीज़ें? वल्लूर, शुष्क शाक, शालुक और बिसानी, ठीक है। मतलब सूखा मांस, सूखा शाक, कमलकंद और कमल की नाल, ये 4 चीज़ें हमें न अभ्यासित मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं खानी है। नेवो उपयोजित मतलब कभी नहीं खाना है। मांसम कृशम दुबले पतले पशुओं का मांस हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, नेवो उपयोजित कभी नहीं खाना है। उसके बाद न शीलियत। न शीलियत मतलब भी यही होता है कि रेगुलर नहीं खाना है। इसमें क्या क्या आता है? कूर्चिक, किलाट, सूअर, गाय, भैंस, मछली, इनका मांस, दही, उड़द और जई, ठीक है। अब याद रखना, एक होता है यव, एक होता है यवक। जो यवक है वो अच्छा नहीं होता है, ये जो जई है ये यवक होती है। तो यवक
न शीलियत में आता है, और जो यव है वो च अभ्यासेद में आता है। अब नेक्स्ट देखो, आगे आ गया च अभ्यासेद, मतलब ये चीज़ें हैं जिन्हें हमें रेगुलर खाना है। कितनी चीज़ें हैं? 10 चीज़ें हैं जिन्हें हमें रेगुलर खाना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, अगर रेगुलर नहीं खाते हो तो इनको रेगुलर खाना स्टार्ट कर दो। कौन सी 10 चीज़ें हैं? षष्टिक मतलब साठी चावल, शाली शाली चावल, साठी चावल और शाली चावल, मुदक मतलब मूंग की दाल, सैंधव सैंधव लवण, आमलक मतलब आंवला, यव। अब देखो यव आ गया, यव अच्छा होता है, इसको रेगुलर खाना है। यवक जो है नशीलियत मतलब रेगुलर नहीं खाना है। तो जव का आटा, आंतरिक्ष पेय, आंतरिक्ष मतलब आकाश का जल, पेय मतलब दूध, सर्पी मतलब घी, जांगल जांगल मतलब जांगल पशु पक्षियों का मांस, और मधु। ये 10 चीज़ें हैं जिन्हें हमें च अभ्यास से रेगुलर खाना है। उसके बाद आता है स्वस्थ व्रत, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस याद रखना है। चैप्टर 5 मात्रा शितियम अध्याय में स्वस्थ व्रत का वर्णन हमें मिलता है। अब स्वस्थ व्रत क्या है? तो 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली, ऐसा आहार विहार जो स्वास्थ्य का अनुपालन करे, मतलब तुम हेल्दी हो तो तुम्हें हेल्दी बनाए रखे, ऐसा आहार विहार। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऐसा आहार विहार जो अब तक तुम्हें विकार उत्पन्न नहीं हुए उन्हें आगे भी उत्पन्न नहीं होने दे। तो 2 चीज़ें आती हैं इसमें, ऐसा आहार विहार जो स्वास्थ्य का अनुपालन करे, मतलब तुम्हें हेल्दी बनाए रखे, और जो रोग तुम्हें अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं वो आगे भी उत्पन्न ना हो, ये भी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंजन। याद रखना, आचार्य चरक जो स्वस्थ व्रत बताते हैं उसमें सबसे पहले अंजन का वर्णन करते हैं। अब अंजन के बारे में तो सबको पता है, दिनचर्या में हम पढ़ के आए अष्टांग हृदय में। 2 टाइप्स के अंजन होते हैं, सोवीरा अंजन और रसा अंजन। ठीक है, सोवीरा अंजन नित्य यूज़ करना है, मतलब रेगुलर दोनों आँखों में यूज़ करना है। और जो रसा अंजन है ये तीक्ष्ण होता है, तो हमें इसे 5वें या 8वें दिन रात में यूज़ करना है। सोवीरा अंजन हमें रेगुलर यूज़ करना है, और रसा अंजन तीक्ष्ण होता है तो हमें 5वें या 8वें दिन रात में यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो आँखें हैं वो तेज स्वरूप हैं, आलोचक पित्त होता है आँखों में, सबको पता है। तो पित्त स्वरूप है तो कफ दोष से आँखों को भय बना रहता है। तो कफ नाशक जो कर्म करना पड़ता है, मतलब अगर कफ का भय है, कफ से आँखों में विकृति आएगी, तो कफ को हटाने के लिए हम रसांजन यूज़ करते हैं जो तीक्ष्ण होता है। और हमें इसे रात में क्यों यूज़ करना है? क्योंकि जो रसांजन है वो तीक्ष्ण है, अगर हम उसे दिन में लगाएंगे तो सूरज की रोशनी की वजह से आँखों में प्रॉब्लम होगी, आँखें दुर्बल हो जाएंगी, आँखों में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें उसे रात में यूज़ करना है। यहाँ पे हमें एक उपमा दी गई है, एक एग्जाम्पल दिया है, यथा ही कनक आदि नाम मणि नाम विविध आत्मनाम। इसका मतलब है कि जो भी धातुएं होती हैं, जैसे सोना, चांदी, मणियाँ, जो मोती होते हैं, इन्हें हम कैसे साफ़ करते हैं? तेल से, कपड़े से, ब्रश से अच्छे से साफ़ करते हैं तो वो चमकने लगते हैं। सफाई करते हैं ना, हम ज्वेलरी की घर पे करते हैं तो वो कैसे चमकने लगती हैं। तो वैसे ही आँखें कैसे किससे चमकती हैं? अंजन और आश्योतन से, स्वच्छ होकर चमकने लगती हैं अंजन और आश्योतन से। दृष्टि जो है वो निर्मल हो जाती है और आकाश में चंद्रमा की तरह चमकने लगती है। उसके बाद आता है धूमपान। अब इसमें सबसे पहले आता है धूमवर्तिका का निर्माण। अब धूमवर्तिका का निर्माण कैसे होता है? देखो, सबसे पहले आचार्य चरक ने धूमपान के भेद 3 बताए हैं। धूमपान के 3 भेद होते हैं, कौन से? VSP। ठीक है, 3 भेद होते हैं, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक 3 टाइप्स के धूमपान आचार्य चरक ने बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आचार्य चरक ने 3 धूमपान बताए हैं, 3 भेद बताए हैं धूमपान के, VSP, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। अब देखो धूमपान कैसा होता है, सबने हुक्का तो देखा ही होगा, उसी तरीके का धूमपान होता है। ये धूम यंत्र है जो पूरा बना हुआ है, ये धूम यंत्र है। यहाँ पर धूम बढ़ती लगती है, ठीक है, यहाँ पर धूम बढ़ती लगती है, और ये धूम नेत्र है। धूम नेत्र, ये पूरा धूम यंत्र है, यहाँ पर धूम बढ़ती लगती है, जो हम बनाएंगे अभी, कैसे बनती है वो भी देखेंगे।
यहाँ पे धूम बढ़ती लगती है, ये धूम नेत्र है, और यहाँ से जो रोगी है जिसको भी हमें धूमपान कराना है उसे हम धूमपान करवाते हैं। अब देखो धूम बढ़ती कैसे बनती है। धूम बढ़ती कैसे बनेगी, हमें बहुत सारे ड्रग्स लेने हैं, जैसे रेणुका, बड़ी इलायची, नागकेशर, मुलेठी, जटामांसी, दालचीनी, तेजपत्र, ये सारी हमें औषधियाँ लेनी है। उसमें हमें गुग्गुल, अगरू, शर्करा, निर्यास, ये सारी चीज़ों को ऐड करना है। गुग्गुल, अगरू, शर्करा और निर्यास ये सब क्या होते हैं, गुग्गुल, लोध्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बाइंडिंग एजेंट का काम करती है, ग्लू जैसे होते हैं। हमने ड्रग्स ली अलग अलग, जो भी तुम्हें 2-4 याद रहें तुम याद रख सकते हो, जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, मुलेठी, जटामांसी, तेजपत्र, श्वेत चंदन। तो ये सारी चीज़ें ड्रग्स लेनी है। इसमें हमें गुग्गुल लेना है, लोध्र लेना है, शर्करा, अगरू, ये सारी चीज़ें भी लेनी है क्योंकि ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगी। इनको लेकर हमें एक इच्छिका में लेप करना है। इच्छिका मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। कोई भी एक लकड़ी ली, इस टाइप से लकड़ी का कोई टुकड़ा लिया, इसको इच्छिका बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया, उसका लेप कर लिया। लेप कर लिया। लेप कैसा करना है, यव के आकार का, मतलब लकड़ी के टुकड़े पर यव के आकार का, यव मतलब गेहूं का दाना, देखा है कैसा होता है, इस टाइप से, ठीक है। यव के आकार का लेप करना है। इच्छिका लेनी है, ड्रग्स लिया, उसका लेप बना लिया, उसको हमें एक इच्छिका पर मतलब लकड़ी के टुकड़े पर लेप करना है। यव जैसा शेप होना चाहिए, इसको बोलते हैं यव सन्निभाम, ठीक है। वर्ती कैसी होनी चाहिए, यव सन्निभाम, यव के समान होनी चाहिए। अंगुष्ठ समिताम, अंगूठे जितनी मोटी होनी चाहिए, अंगूठे जितनी मोटी होनी चाहिए। उसके बाद अष्ट अंगुल समाम, अष्ट अंगुल समाम मतलब 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। तो हमने ड्रग्स ली, उनका लेप बनाया, उसको एक इच्छिका पर मतलब लकड़ी के टुकड़े पर लेप किया। वो लेप कैसा होना चाहिए, आकार कैसा होना चाहिए उसका, यव के जैसा आकार होना चाहिए। मोटाई अंगूठे के जितनी होनी चाहिए और लंबाई 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब वो अच्छे से सूख जाएगी तो उसमें से हम लकड़ी को निकाल लेंगे। जो इच्छिका थी, लकड़ी के टुकड़े पर हमने लेप किया था, अब सूख गया वो, तो उसके बीच में से जो लकड़ी है उसको निकाल लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा घी या तेल या कोई भी स्नेह लगा देंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनी रहे। तो ये बन जाएगी हमारी धूमवर्ती, इसी को बोलते हैं धूमवर्ती। यव के आकार की होनी चाहिए, अंगूठे जितनी मोटी और 8 अंगुल लंबी, धूमवर्ती होनी चाहिए। उसके बाद 3 टाइप्स के होते हैं स्नेहवर्ती, जो धूमपान है वो 3 टाइप्स की होती है, तो धूमवर्ती 3 टाइप्स की बनेगी, स्नेहिक और विरेचनिक। और अभी जो हमने देखी, जो अभी हमने ड्रग्स पढ़े, ये प्रायोगिक के थे। तो स्नेहिक जो धूमवर्ती होगी उसमें स्नेहों का यूज़ करेंगे, जैसे वसा, घी, मोम, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। और जो विरेचनिक धूमवर्ती हम बनाएंगे उसमें हम सारी तीक्ष्ण औषधियों का यूज़ करेंगे, जैसे अपराजिता, मैनसिल, अगर, तेजपत्र, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे धूमवर्ती बनाने में। अब धूमपान से लाभ क्या होते हैं, धूमपान कौन सी चीज़ों को शांत करता है, वात कफजन्य रोगों को ठीक करता है। ऊर्ध्व जत्रुगत सारी चीज़ें कफज होती हैं, अगर उसमें वात प्रकोपित हो गया है तो वात कफजन्य जो भी रोग होंगे उसमें धूमपान से लाभ होगा। जैसे अब इसमें सारी चीज़ें ऊपर ऊपर की डाल सकते हो, बालों का गिरना, बालों का पीला पड़ना, बालों का झड़ना, छींक आना, बहुत तंद्रा आलसी होना, कंडू, कृमि, ठीक है। उसके बाद नाक से दुर्गंध आ रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, दांतों में दुर्बलता आ गई है, कान, नाक, आँख, इसमें से पानी बह रहा है, तो ये सारे ऊर्ध्व जत्रुगत जो भी रोग तुम्हें याद हो तुम सब डाल सकते हो इसमें, वात कफजन्य। उसके बाद आता है धूमपान के काल। अब धूमपान के काल कितने बताए हैं, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। कौन से धूमपान के हैं ये, प्रायोगिक। 3 टाइप्स के होते हैं, वीएसपी, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो ये प्रायोगिक धूमपान के 8 काल हैं, मतलब 8 टाइम बताए हैं जिसमें हम प्रायोगिक धूमपान का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो शिर कितने होते हैं, 8 काल होते हैं, तो हमें 8 याद रखने हैं।
सबसे पहले शिर याद रखना, ठीक है। सिर एक होता है, नेत्र दो होते हैं, नासा छिद्र दो होते हैं और मुख तीन याद रखना, तीन, ठीक है। तो सिर एक ही होता है, तो सिर से स्नान करने के बाद, अगर सिर धोकर नहाया है तो उसके बाद एक टाइम हो गया। दो नेत्र से रिलेटेड होते हैं, एक अंजन लगाने के बाद और एक नींद से उठने के बाद। अंजन लगाने के बाद, नींद से उठने के बाद। दो नाक के होते हैं, नस्य और छींक, मतलब नस्य के बाद और छींक आने के बाद। और तीन मुख के होते हैं, दातुन मतलब ब्रश करने के बाद, भोजन खाना खाने के बाद, और वमन मतलब उल्टी आने के बाद। तो ये टोटल 8 काल होते हैं प्रायोगिक धूम्रपान के। सिर से एक ही होता है, सिर से स्नान करने के बाद। नेत्र से दो होते हैं, अंजन लगाने के बाद, निद्रा के बाद। नासा के दो होते हैं, नस्य के बाद, छींक आने के बाद। और मुख के तीन होते हैं, दातुन के बाद, भोजन के बाद और वमन के बाद। तो ये 8 होते हैं प्रायोगिक धूम्रपान के काल। उसके बाद आता है संख्या, कितनी बार फुटकार लगानी है। तो धूम्रपान जिस भी व्यक्ति को करा रहे हो उससे एक बार में 3 घुट पीने हैं, मतलब 3 बार धुएं को अंदर लेना है। और उसके बाद धूम को 3 बार निकालना है। ऐसे 3 बार उस चीज़ को रिपीट करना है, तो टोटल 9 बार ये चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। मतलब 3 बार लिया एक बार में, फिर दूसरी बार 3 बार लिया और फिर तीसरी बार 3 बार लिया। तो टोटल 9 टाइम्स उसको धुआं लेना है अंदर तीसरी आवृत्ति में। प्रायोगिक धूम्रपान का दैनिक काल क्या होता है। मतलब प्रायोगिक धूम्रपान जो है वो दिन में 2 बार करना है, दिन में 2 बार करना है। विरेचनिक जो धूम्रपान है उसको हमें दिन में 3 से 4 बार करना है, और स्नेहिक धूम्रपान को दिन में 1 ही बार करना है। देखो प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल हमने पढ़े, तो 8 काल मतलब ये नहीं है कि 8 बार उसको धूम्रपान देना है। 8 टाइम हैं, काल हैं जब हम उसको धूम्रपान दे सकते हैं, लेकिन देना कितनी बार है, दिन में 2 ही बार देना है। अब वो जो 8 काल पढ़े उसमें से कोई भी 2 बार हम प्रायोगिक धूम्रपान को यूज़ कर सकते हैं। स्नेहिक को 1 ही बार करना है, विरेचनिक को 3 से 4 बार करना है। सम्यक धूम्रपान के क्या लक्षण होंगे। बेसिक है, हृदय कंठ और इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी, सिर हल्का हो जाएगा और जो भी दोष बढ़े हुए हैं वो शांत हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो धूम्रपान है वो सम्यक हुआ है। उसके बाद अगर अकाल में अति धूम्रपान हो गया है तो उसके उपद्रव क्या दिखेंगे। पहली चीज़, अकाल मतलब होता है जो काल बताए हैं उसके एक्स्ट्रा में, क्या बिना काल के किसी को हमने धूम्रपान दे दिया पेशेंट को, तो उसकी क्या उपद्रव हमें देखने को मिलेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इससे क्या होगा, बाधिरता, अंधता, गूंगापन, रक्तपित्त और चक्कर आना, ये उपद्रव होंगे। मतलब जब सम्यक धूम्रपान था तो सारी जो इंद्रियां थी उनकी शुद्धि हो रही थी। अब अति धूम्रपान हो गया, अकाल में धूम्रपान किया है, तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, सारी इंद्रियों के ही आएंगे। सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाएगा, गूंगा हो जाएगा, रक्तपित्त और चक्कर आना। अविधि धूम्रपान जन्य उपद्रव में क्या चिकित्सा करेंगे। अगर अतियोग हो जाएगा तो पित्त बढ़ेगा, ये तो बेसिक बात है, क्योंकि धूम्रपान गर्म होता है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो पित्त को बढ़ाएगा। अगर वात के साथ पित्त बढ़ा है तो हम इसमें सर्पी का यूज़ करेंगे, सर्पी पान करवाएंगे। अगर वात के साथ पित्त बढ़ा है तो सर्पी। रक्त के साथ पित्त बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, शीतल द्रव्यों से सिद्ध सर्पी पान कराएंगे, शीतल द्रव्यों से सिद्ध सर्पी पान। और अगर कफ के साथ पित्त बढ़ा है तो हम रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध सर्पी पान करवाएंगे। देखो अगर धूम्रपान का अतियोग होगा तो पित्त तो बढ़ेगा, ये तो बेसिक बात है, पित्त बढ़ेगा। अगर पित्त के साथ वात बढ़ा है तो हम सिर्फ घृतपान कराएंगे। अगर रक्त के साथ पित्त बढ़ा है तो हम शीतल द्रव्यों से घृत को सिद्ध करके फिर उसका पान करवाएंगे। और अगर कफ के साथ पित्त बढ़ा है तो हम रूक्ष द्रव्यों से घृत को सिद्ध करके उसका पान करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है धूम्रपान का निषेध। अब हमें कौन से पेशेंट्स में धूम्रपान नहीं करवाना है, अयोग्य कौन है धूम्रपान के। तो धूम्रपान उष्ण और तीक्ष्ण होता है, तो जिनकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, उष्णता बढ़ी हुई है, जलीयांश या सौम्यांश जिनमें कम है, ऐसे पेशेंट्स को हम धूम्रपान नहीं करवाएंगे। जैसे जिसने विरेचन दिया है,
उसे हम धूम्रपान नहीं कराएंगे। वस्ती लेने पर जो निर्वस्ती ली है उसे भी हम धूम्रपान नहीं कराएंगे। रक्त पित्त का रोगी है, विष से पीड़ित है, गर्भिणी स्त्री है, तो ऐसे लोगों को हम धूम्रपान नहीं कराएंगे। आम दोष है, पित्त प्रकोपग्रस्त कोई रोग है, रात्रि जागरण किया हुआ है, या कोई नशे में है जिसे चक्कर आते हैं, प्यास से पीड़ित है, डिहाइड्रेटेड है, जो क्षीण हो गया है जिसका शरीर, ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम धूम्रपान नहीं कराएंगे। उसके बाद आता है नासिका से धूम्रपान निकालने से हानि। अब देखो, जिन्हें ऊपर के रोग हैं, सिर का, नासिका का, नेत्र का, तो उन्हें धूम्रपान कैसे करना है? नासिका से करना है। और जिन्हें गले के विकार हैं, कंठगत रोग हैं, उन्हें मुख से धूम लेना है। ऊपर के अगर रोग हैं तो उन्हें नाक से धुआं लेना है, और अगर गले के रोग हैं तो उन्हें मुंह से धुआं लेना है। लेकिन जब धुएं को छोड़ना है तो वो मुख से ही छोड़ना है, नाक से धुएं को नहीं छोड़ना है। अगर किसी को सिर में, नाक में, आँखों में प्रॉब्लम है तो वो नाक से धुआं लेगा, और किसी को कंठ गले की प्रॉब्लम है तो वो मुंह से धुआं लेगा। लेकिन धुएं को छोड़ना मुख से ही है, नाक से नहीं छोड़ना है। अगर नाक से छोड़ेंगे तो धुआं जो है जो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और आँखों को हानि पहुंचाता है। उसके बाद आता है धूम नेत्र का परिमाण। धूम नेत्र मैंने बताया क्या होता है। धूम नेत्र ये जो है जहाँ से धूमपान करते हैं वो धूम नेत्र है। ये कितना कितना होना चाहिए और इसका शेप कैसा होना चाहिए? तो ये 3 कोश वाला होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, 3 कोश, त्रिकोश फलितम आता है। 3 कोश मतलब 3 जगह से मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ये धूमपान है तो ये 1, 2 और ये 3, ये ऐसे 3 जगहों से मुड़ा हुआ होना चाहिए। 1 जगह, 2 और ये 3 जगहों से मुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जो पेशेंट है वो यहाँ से धुआं लेगा। अब जो धूम बढ़ती है उसको हम जलाकर यहाँ पे रखते हैं। अगर वो सीधा स्ट्रेट होगा तो जो धुआं होगा वो बहुत गर्म होता है, तो पेशेंट की नाक या मुख जल सकता है। तो टेम्परेचर 3 जगह से ऐसे राउंडेड होगा तो टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अग्रभाग में बेर की गुठली के समान छिद्र होना चाहिए। ठीक है, कोल अस्थि प्रमाणितम मतलब बेर की जो गुठली होती है उसके जितना छिद्र होना चाहिए अग्रभाग में। अब देखो, जो धूम नेत्र है वो धातुओं का, अलग अलग धातुओं का बना होता है, जैसे स्वर्ण का, सोने का, चांदी का, ताम्र का, इनसे बना हुआ होना चाहिए। अब धूम नेत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? विरेचनिक में 24 अंगुल, स्नेहिक में 32 और प्रायोगिक में 36 अंगुल, 36 अंगुल का होना चाहिए। जो विरेचनिक है वो तीक्ष्ण है। अब पेशेंट को असर हो इसलिए उसमें धूम नेत्र की जो लंबाई है वो हम कम रख रहे हैं। स्नेहिक बेसिक होता है 32 और प्रायोगिक नॉर्मल है, तो इसमें सबसे लंबा धूम नेत्र होगा 36 अंगुल। धूमपान का सम्यक योग, ये हमने देख लिया कि जो उरह प्रदेश है, कंठ है, सिर है, ये हल्के हो जाएंगे, कफ जो है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर आधा ख़त्म हुआ है, बाकी का हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।